चाइना का वॉर से दूर रहना या संभल कर चलना वीकनेस नहीं बल्कि एक कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजिक चॉइस है। असल में ताइवान पर इन्वेजन एक जॉइंट एम्फीबियस असॉल्ट होगा जो हिस्टोरिकली मिलिट्री ऑपरेशंस में सबसे कॉम्प्लेक्स, सबसे ब्रूटल और सबसे रिस्की एंडेवर में से एक माना जा सकता है। अगर एस्टिमेट्स देखें तो उसके मुताबिक ईरान अपने एक्सपोर्टेड ऑयल का बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 80 से 90% तक हिस्सा चाइना को बेचता है। प्रैक्टिकल टर्म्स में चाइना ईरान का सबसे बड़ा ऑयल बायर है। लेकिन इसके बावजूद जब एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हुआ तो चाइना ने एक बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच अडॉप्ट की। चाइना ने डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स दिए, सीज फायर की अपील की। ताइवान पर मिलिट्री इन्वेजन्स की वार्निंग्स तो 1990 से ही रेगुलरली दी जा रही है। साउथ चाइना सी में टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया और ब्रूनी के साथ डिकेड से चल रही है। और इंडिया के साथ बॉर्डर टेंशंस भी टाइम टू टाइम एस्केलेट होते रहते हैं, जैसे 2020 में गलवान वैली क्लैश जिसमें दोनों तरफ कैजुअल्टीज हुई थी। सीधी भाषा में कहें तो सवाल यह है कि क्या चाइना वॉर करने से डरता है। फैक्ट यह है कि जब एक पीएलए सोल्जर बैटलफील्ड पर जाता है तो वो सिर्फ एक यूनिफॉर्म पहना हुआ लड़का नहीं होता, वो एक पूरे ब्लड लाइन का आखिरी वारिस और एक एक्सटेंडेड फैमिली का सोल फ्यूचर फाइनेंशियल प्रोवाइडर होता है। एक्सप्लेनेशन इसका बहुत सिंपल है और डीपली डिवास्टेटिंग भी है। चाइना के पास आज दुनिया की सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी है। उसका डिफेंस बजट लगभग 1.91 ट्रिलियन युआन तक पहुंच गया है, यानी कि करीब $277 बिलियन। ये पिछले साल से अराउंड 7% का इंक्रीज है और अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मिलिट्री बजट माना जाता है। एक्टिव मिलिट्री पर्सनल की बात करें तो पीपल्स लिबरेशन ऑफ आर्मी यानी कि पीएलए में रफली 2 मिलियन से ज्यादा एक्टिव ट्रूप्स हैं। नेवल एक्सपेंशन भी इतनी एग्रेसिव रही है कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की चाइना मिलिट्री पावर रिपोर्ट 2025 के मुताबिक चाइना के पास आज दुनिया के सबसे बड़ी नेवी है। कम से कम शिप काउंट के हिसाब से तो ये सबसे बड़ी नेवी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पीपल्स लिबरेशन ऑफ आर्मी नेवी के पास 370 से ज्यादा बैटल फोर्स शिप्स हैं, जिसमें डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स शामिल हैं। पेंटागन के एस्टिमेट के हिसाब से ये फ्लीट 2025 तक लगभग 395 शिप्स और 2030 तक 435 शिप्स तक पहुंच सकती है। अगर ब्रॉडर नेवल इन्वेंट्री देखी जाए तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 के अनुसार चाइना के पास 800 से ज्यादा टोटल नेवल वेसल्स हैं, जो उसे शिप नंबर्स के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी मैरीटाइम फोर्स बनाता है। इसके अलावा चाइना DF-17 जैसे हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल मिसाइल्स, एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल्स जैसे कि DF-21D कैरियर किलर और लॉन्ग रेंज प्रिसिजन स्ट्राइक सिस्टम पर मैसिव इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो उनकी A2 और AD यानी कि एंटी एक्सेस और एरियल डिनायल स्ट्रेटजी को कोर है। उधर हर दूसरे दिन हम ग्लोबल न्यूज में सुनते हैं कि चाइना ताइवान को फोर्सफुली रीयूनिफाई करने की वार्निंग्स दे रहा है। साउथ चाइना सी में चाइना ने 7 से ज्यादा आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाकर उन पर एयर स्ट्रिप्स, रडार सिस्टम्स और मिसाइल बेसेस एस्टैब्लिश किए हैं। ताइवान के अराउंड कांस्टेंट मिलिट्री ड्रिल्स होती रहती हैं और शी जिनपिंग के स्पीचेस में बार बार एक ही फ्रेज रिपीट होता है, जिसका मतलब है नेशनल रीयूनिफिकेशन। ऐसे में अगर कोई सिर्फ ये नंबर्स और हेडलाइंस देखे तो एक सिंपल कंक्लूजन निकालना बहुत आसान है कि चाइना एक राइजिंग मिलिट्री सुपर पावर है जो किसी भी वक्त वॉर के लिए रेडी हो सकता है। लेकिन जब हम हेडलाइंस से थोड़ा आगे जाकर रियलिटी को देखें तो एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शन सामने आता है। इतनी मैसिव मिलिट्री बिल्डअप के बावजूद चाइना ने पिछले 45 सालों में कोई भी मेजर वॉर नहीं लड़ा है। चाइना का लास्ट लार्ज स्केल कॉन्फ्लिक्ट 1979 का साइनो वियतनाम वॉर था। उसके बाद से पीएलए ने किसी मॉडर्न बैटलफील्ड में कोई सस्टेन्ड कॉम्बैट एक्सपीरियंस गेन नहीं किया है। ताइवान पर मिलिट्री इन्वेजन्स की वार्निंग्स तो 1990 से ही रेगुलरली दी जा रही हैं। साउथ चाइना सी में टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया और ब्रूनी के साथ डिकेड से चल रही हैं। और इंडिया के साथ बॉर्डर टेंशंस भी टाइम टू टाइम एस्केलेट होते रहते हैं, जैसे 2020 में गलवान वैली क्लैश जिसमें दोनों तरफ कैजुअल्टीज हुई थी। लेकिन फिर भी चाइना ने अब तक किसी फुल स्केल वॉर का डिसीजन नहीं लिया है। तो फिर ये सवाल उठना लाजमी है कि अगर चाइना के पास इतनी मैसिव मिलिट्री पावर है, इतना बड़ा डिफेंस बजट है और जियोपॉलिटिकल एम्बिशंस भी इतनी क्लियर हैं, तो फिर चाइना रियल वॉर लड़ने में इतना कॉशियस क्यों नजर आता है। सीधी भाषा में कहें तो सवाल यह है कि क्या चाइना वॉर करने से डरता है। दरअसल देखिए, जब हम आज के ग्लोबल लैंडस्केप को देखें तो एक इंटरेस्टिंग पैटर्न सामने आता है। अमेरिका, रशिया और इजराइल जैसे पावरफुल देश कई बार अपने जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए डायरेक्ट मिलिट्री एस्केलेशन का रिस्क लेने से भी नहीं हिचकिचाते। इसका सबसे रीसेंट एग्जांपल है 28 फरवरी 2026 को शुरू हुआ इजराइल, अमेरिका और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट है। ये एक ऐसी सिचुएशन थी जहां रेड लाइंस क्रॉस की गई, मैसिव फायर पावर डिप्लॉय हुई और इन्वॉल्व कंट्रीज ने इस बात को समझाते हुए भी कि वॉर के कंसीक्वेंसेस विनाशकारी हो सकते हैं, फिर भी एक्चुअली मिलिट्री कन्फ्रंटेशन का डिसीजन लिया।
अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के सुप्रीम लीडर तक को एलिमिनेट कर दिया। ऐसे में दुनिया के कई एनालिस्ट को लगा कि शायद चाइना ओपनली ईरान के साथ खड़ा रहेगा, और इसका रीजन भी काफी क्लियर था, क्योंकि ईरान चाइना का एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एनर्जी पार्टनर है। अगर एस्टिमेट्स देखें तो उसके मुताबिक ईरान अपने एक्सपोर्टेड ऑयल का बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 80 से 90% तक हिस्सा चाइना को बेचता है। प्रैक्टिकल टर्म्स में चाइना ईरान का सबसे बड़ा ऑयल बायर है। एनर्जी एनालिटिक्स फर्म केपलर के हिसाब से देखें तो चाइना ने एवरेज 1.38 मिलियन बैरल्स पर डे ईरानियन ऑयल को परचेज किया है। अगर चाइना के टोटल सी बॉर्न ऑयल इंपोर्ट्स को देखें जो लगभग 10.27 मिलियन बैरल्स पर डे था, तो ईरान ई ऑयल उसका करीब 13.4% हिस्सा था। लेकिन इसके बावजूद जब एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हुआ तो चाइना ने एक बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच अडॉप्ट की। चाइना ने डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स दिए, सीज फायर की अपील की और यूनाइटेड नेशंस लेवल पर डिस्कशंस की बात की। लेकिन मिलिट्री लेवल पर ना तो चाइना ने ईरान को कोई डायरेक्ट सपोर्ट दिया और ना ही किसी तरह की मिलिट्री इंटरवेंशन की बात की। बात क्लियर है कि मिडिल ईस्ट चाइना के लिए सिर्फ जियोपॉलिटिक्स का इशू नहीं है, बल्कि एनर्जी सिक्योरिटी का भी एक सवाल है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है और ऑफिशियल डेटा के मुताबिक चाइना का लगभग 50% क्रूड ऑयल मिडिल ईस्ट से आता है, और उनमें काफी सारे शिपमेंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे एक्सट्रीमली सेंसिटिव चोक पॉइंट से गुजरकर चाइना तक पहुंचता है। मतलब थियोरेटिकली अगर कोई कंट्री मिडिल ईस्ट क्राइसिस में ओपनली किसी एक साइड पर खड़ी होने वाली हो तो चाइना का नाम उसमें सबसे ऊपर होना चाहिए, लेकिन रियलिटी में उसने लड़ाई से डेलिबरेटली एक डिस्टेंस मेंटेन किया है। और ये बात सिर्फ मिडिल ईस्ट तक लिमिटेड नहीं है, लैटिन अमेरिका में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। वेनेजुएला चाइना के लिए एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है। 2007 के बाद से चाइना ने वेनेजुएला को $60 बिलियन से ज्यादा लोन्स दिए और ऑयल फॉर लोन्स मॉडल के थ्रू वहां के ऑयल सेक्टर में हैवी इन्वेस्टमेंट्स किए। वेनेजुएला अपने ऑयल एक्सपोर्ट्स का एक बड़ा हिस्सा चाइना को भेजता था, जिससे चाइनीज लोन्स रीपे किए जा सकते थे। लेकिन जब जनवरी 2026 में अमेरिका ने वेनेजुएला में मिलिट्री ऑपरेशन करके वहां के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को कैप्चर कर लिया था, तब भी चाइना ने सिर्फ डिप्लोमेटिक क्रिटिसिज्म ही किया। उसने सॉवरेनिटी की बात उठाई, लेकिन ना मिलिट्री इंटरवेंशन किया और ना ही वेनेजुएला को कोई डायरेक्ट स्ट्रेटेजिक मिलिट्री सपोर्ट दिया। मतलब चाहे बात ईरान की हो या वेनेजुएला की हो, जहां चाइना के इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक स्टेक्स काफी बड़े हैं, फिर भी जब सिचुएशन रियल मिलिट्री कन्फ्रंटेशन तक पहुंचती है तो बीजिंग अक्सर डायरेक्ट वॉर से डिस्टेंस बना लेता है या बनाकर रखता है। ये पैटर्न एक बार नहीं बल्कि बार बार रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी वजह से सवाल फिर वही खड़ा हो जाता है कि आखिर चाइना वॉर करने का डिसीजन क्यों नहीं ले पाता है? क्या ये सिर्फ स्ट्रेटेजिक पेशेंस है? क्या ये प्योरली इकोनॉमिक कैलकुलेशन है? या फिर चाइना के अंदर कुछ ऐसा डीपर स्ट्रक्चरल फैक्टर है जो उसे रियल वॉर के डिसीजन से रोक देते हैं? देखिए, ये बात सच है कि पिछले कुछ दशकों में चाइना ने अपनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी का जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन किया है, जिसके आंकड़े हमने शुरू में ही बता दिए हैं। लेकिन असल में चाइना की कुछ छिपी हुई स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटीज हैं जो उसे वॉर में एक तरह से कमजोर बनाती हैं। ये वल्नरेबिलिटी वेपन्स की क्वालिटी या नंबर्स में नहीं है, बल्कि उसकी सोसाइटी के फंडामेंटल स्ट्रक्चर में है जो इन वेपन्स को ऑपरेट करती है। हम बात कर रहे हैं चाइना की डेमोग्राफी की। फैक्ट ये है कि 1979 से लगाकर 2015 तक चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने एक हाईली कंट्रोवर्शियल और स्ट्रिक्टली एनफोर्स्ड वन चाइल्ड पॉलिसी इंप्लीमेंट की थी। नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ चाइना के डेमोग्राफिक रिकॉर्ड्स और कई एकेडमिक रिसर्च पेपर्स क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि इस पॉलिसी ने लगभग 4 दशक तक चाइनीज फैमिली स्ट्रक्चर्स को परमानेंटली ऑल्टर कर दिया है। इस पॉलिसी का डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन ये है कि आज चाइना में एक मैसिव 4:2:1 फैमिली स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब है कि एक सिंगल वर्किंग एज बच्चे अपने 2 पेरेंट्स और 4 एजिंग ग्रैंड पेरेंट्स को फाइनेंशियली और इमोशनली सपोर्ट करने का इनॉर्मस बर्डन अपने ऊपर रखता है। 2022 और 2023 के ऑफिशियल फिगर्स ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि चाइना की टोटल पॉपुलेशन अब श्रिंक होना शुरू हो चुकी है और उनका बर्थ रेट हिस्टोरिकली लोएस्ट लेवल्स पर है। दोस्तों, इस डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग का डायरेक्ट इंप्लीकेशन पीएलए की फाइटिंग फोर्स और नेशनल वॉर कैलकुलस पर भी पड़ता है। जब हम इस डेमोग्राफिक रियलिटी को मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करते हैं तो सिचुएशन की ग्रेविटी और उसकी स्ट्रेटेजिक लिमिटेशन समझ में आती है। आज पीएलए में सर्व करने वाले मेजॉरिटी सोल्जर्स और जूनियर ऑफिसर्स इन्हीं सिंगल चाइल्ड हाउस होल्ड से आते हैं। वॉर कैजुअलिटी को टॉलरेट करने की कैपेसिटी एक सोसाइटी की सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ होती है और ये स्ट्रेंथ फैमिली स्ट्रक्चर से डीपली कनेक्टेड होती है। फैक्ट ये है कि जब एक पीएलए सोल्जर बैटलफील्ड पर जाता है तो वो सिर्फ एक यूनिफॉर्म पहना हुआ लड़का नहीं होता, वो एक पूरे ब्लड लाइन का आखिरी वारिस और एक एक्सटेंडेड फैमिली का सोल फ्यूचर फाइनेंशियल प्रोवाइडर होता है।
एक्सप्लेनेशन इसका बहुत सिंपल है और डीपली डिवास्टेटिंग भी है। अगर एक कन्वेंशनल वॉर में, मान लीजिए ताइवान का केस में, पीएलए को हजारों कैजुअलिटी सफर करनी पड़ती है, तो इसका मतलब सिर्फ हजारों सोल्जर्स की डेथ नहीं है, बल्कि हजारों फैमिलीज का टोटल सोशल और इकोनॉमिक कोलैप्स है। इन परिवारों के पास कोई दूसरा बेटा या बेटी नहीं है जो उनके बुढ़ापे का सहारा बन सके, और चाइना का स्टेट पेंशन सिस्टम स्पेशली रूरल एरियाज में इतना रोबस्ट नहीं है कि वो इन फैमिलीज को कंप्लीटली सस्टेन कर सके। अब इस फैक्ट का इम्प्लीकेशन डीपली पॉलिटिकल हो जाता है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की लेजिटिमेसी इंटरनल स्टेबिलिटी पर भी डिपेंड करती है। एक हैवी कैजुअलिटी सिनेरियो सोसाइटी में मैसिव आउटरेज, ग्रीफ और एक पोटेंशियल अपराइजिंग भी ट्रिगर कर सकता है। इस डेमोग्राफिक रियलिटी को अगर हम इंडिया या अमेरिका जैसी मिलिट्री से कंपेयर करें तो फर्क बहुत साफ नजर आता है। इंडिया में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्शल ट्रेडिशन है, जहां फैमिलीज में एक से ज्यादा बच्चे होते हैं और पीढ़ियों से लोग आर्म्ड फोर्सेस में सर्व करना अपने लिए एक बहुत गर्व की बात भी मानते हैं। यहाँ सोसाइटी का कैजुअलिटी टॉलरेंस फ्रेमवर्क कंप्लीटली डिफरेंट है, क्योंकि लॉस ऑफ अ सोल्जर, दो प्रोफाउंडली ट्रेजिक, डज नॉट नेसेसरली मीन द एंड ऑफ एंटायर फैमिलीज लीनिएज और इकोनॉमिक फ्यूचर। इसका मतलब यह है कि एक सोल्जर की डेथ चाहे कितनी भी दुखदाई क्यों ना हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसकी पूरी फैमिली की नस्ल या उसका इकोनॉमिक फ्यूचर ही उसके साथ अंत हो जाए। अमेरिका में भी वॉलंटियर फोर्स और डिफरेंट डेमोग्राफिक मेकअप की वजह से पॉलिटिकल कैलकुलस अलग हो जाता है, लेकिन चाइना के केस में डेमोग्राफी ने वॉर को एक ऐसा हाई रिस्क पोटेंशियल गैम्बल बना दिया है जिसे हारना या लंबा खींचना चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी अफोर्ड नहीं कर सकती है। दोस्तों, इस एक्सट्रीम डेमोग्राफिक कंस्ट्रेंट के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा सिस्टमैटिक बैरियर चाइना के एक्चुअल वॉर फाइटिंग विलिनेस को डीपली लिमिट करता है, और वो है उनकी इकोनॉमी की स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी। फैक्ट ये है कि चाइना दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग नेशन तो है, और वर्ल्ड बैंक, IMF और WTO का एक्सटेंसिव डेटा इस बात की गवाही देता है कि चाइना की मैसिव इकोनॉमी ग्लोबल सप्लाई चेन्स और इंटरनेशनल एक्सपोर्ट मार्केट्स पर हेवीली डिपेंडेंट है। चाइना का इंटरनल वेल्थ मॉडल, जिसके जरिए उन्होंने पिछले 30 सालों में करोड़ों लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला है और अपनी अर्बन मिडिल क्लास को सेटिस्फाई किया है, वो मॉडल उन अनइंटरप्टेड ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड पर टिका हुआ है। ऐसे में अगर चाइना ताइवान पर अटैक करता है या किसी पड़ोसी देश के साथ मेजर रीजनल वॉर इनिशिएट करता है, तो इसका इंस्टेंट रिजल्ट ग्लोबल इकोनॉमिक सैंक्शंस और मैसिव सप्लाई चेन कोलैप्स होगा। लेकिन इससे भी बड़ी मिलिट्री रियलिटी समंदर में छिपी है, जिसे चाइनीज स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में मलक का डिलेमा कहा जाता है। दरअसल में चाइना का लगभग 70 से 80% इंपोर्टेड ऑयल और उनके मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक नैरो मैरीटाइम चोक पॉइंट से होकर गुजरता है, जिसे स्ट्रेट ऑफ मलक का सबसे प्रोमिनेंट चोक पॉइंट है। अमेरिकन नेवी और उसके रीजनल अलाइज, जिसमें इंडिया भी एक बहुत बड़ा पार्टनर है और उसके अंडमान निकोबार बेस के थ्रू वो भी इसमें शामिल है, उसके पास में चोक पॉइंट्स को कंप्लीटली ब्लॉक करने की एक डोमिनेंट नेवल कैपेबिलिटी है। इस ट्रेड ब्लॉकेड का इंप्लीकेशन चाइना के लिए फंक्शनली विनाशकारी हो सकता है। एनर्जी सप्लाईज कट ऑफ होने से चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वीक्स के अंदर ही रुक जाएंगी, मास अनएम्प्लॉयमेंट ट्रिगर होगा और हाइपर इन्फ्लेशन इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर देगा। ये वल्नरेबिलिटी सिर्फ ऑयल तक लिमिटेड नहीं है। चाइना अपनी फूड सिक्योरिटी के लिए भी इंपोर्ट्स पर हेवीली डिपेंडेंट है। स्पेशली सोयाबीन्स और दूसरे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका से आते हैं, वे भी इन्हीं चोक पॉइंट से होकर गुजरते हैं। यहाँ हमें कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग का और शार्प करना होगा। देखिए, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का अपने सिटीजन्स के साथ एक अनरिटन इनविजिबल सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जिसका कोर प्रिंसिपल है पॉलिटिकल ओबीडियंस इन एक्सचेंज फॉर कंटिन्यूअस इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। यानी कि लोग पॉलिटिकल सिस्टम को चैलेंज नहीं करते और बदले में गवर्नमेंट उन्हें लगातार इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब्स और प्रोस्पेरिटी प्रोवाइड करती है। ऐसे में एक डायरेक्ट वॉर और उसके बाद आने वाला ग्लोबल इकोनॉमिक आइसोलेशन इस प्रोस्पेरिटी को ओवरनाइट खत्म कर सकता है। मतलब वॉर अपने आप में कम्युनिस्ट पार्टी के लिए सबसे बड़ा इंटरनल डोमेस्टिक थ्रेट बन जाएगा। जब फैक्ट्रीज बंद होंगी, जॉब्स जाएंगी, तो वही सिटीजन्स जो आज राष्ट्रवादी भाषणों को सपोर्ट करते हैं, कल रेजीम चेंज के लिए उनके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। और शी जिनपिंग और चाइनीज टॉप लीडरशिप इस इकोनॉमिक इक्वेशन को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, और यही वजह है कि जब तक उनका इकोनॉमिक सर्वाइवल और इंडस्ट्रियल कैपेसिटी ग्लोबल ट्रेड सिस्टम्स पर कंप्लीटली डिपेंडेंट है, वो एक डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से बचने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे और अपने एग्रेसिव बयानबाजियों को सिर्फ डोमेस्टिक ऑडियंस को अपीज करने और एक्सटर्नल एडवर्सरीज को डराने के लिए एज अ प्योरली साइकोलॉजिकल वेपन यूज करेंगे। इस सब के अलावा दोस्तों, एक और बहुत बड़ा फैक्चुअल डायमेंशन है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है, और वो है मॉडर्न कॉम्बैट एक्सपीरियंस का मैसिव डेफिसिट। हमने शुरू में बताया था कि चाइना ने पिछली मेजर वॉर 1979 में वियतनाम के अगेंस्ट लड़ी थी,
उस हिस्टोरिकल टाइमलाइन और इवेंट पर डीप नजर डालना बहुत जरूरी है। दरअसल फरवरी 1979 में जब पीएलए ने वियतनाम बॉर्डर क्रॉस किया तो उनका इरादा एक क्विक विक्ट्री क्लेम करने का था, लेकिन इसके विपरीत उन्हें अपने से न्यूमेरिकली छोटी लेकिन एक्सट्रीमली बैटल हार्डन वियतनामीज आर्मी के हाथों सीवियर टैक्टिकल फेलियर्स का सामना करना पड़ा था। इस कॉन्फ्लिक्ट में चाइना के हजारों सोल्जर्स की कैजुअल्टीज हुई। ऑफिशियल डेटा अलग अलग एस्टिमेट्स देता है, लेकिन इंडिपेंडेंट स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि उस छोटे से कॉन्फ्लिक्ट में पीएलए के लगभग 20 से 30 हजार कैजुअल्टीज सफर करनी पड़ी थी। इसका मेन रीजन ये था कि उस वक्त पीएलए आउटडेटेड ह्यूमन वेव टैक्टिक्स, एक्सट्रीमली पुअर लॉजिस्टिकल प्लानिंग और रिजिड कमांड स्ट्रक्चर्स पर हेवीली रिलाय कर रही थी। हालांकि आज की पीएलए 1979 के मुकाबले टेक्निकली, स्ट्रक्चरली और फाइनेंशियली बहुत आगे है, लेकिन इसके बावजूद उस कॉन्फ्लिक्ट का इम्प्लीकेशन आज भी काफी स्ट्रांगली रेलेवेंट माना जाता है। आज पीएलए के पास 5th जनरेशन फाइटर्स हैं, एडवांस टाइप 055 डिस्ट्रॉयर्स हैं और हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स हैं, लेकिन इन हाईली कॉम्प्लेक्स हाईटेक प्लेटफॉर्म्स को ऑपरेट करने वाले मिलिट्री ऑफिसर्स और कमांड स्ट्रक्चर्स ने कभी भी रियल वर्ल्ड कॉम्बैट एनवायरनमेंट में जॉइंट ऑपरेशंस एग्जीक्यूट नहीं किए हैं। मॉडर्न वॉरफेयर सिर्फ अच्छे वेपन्स खरीदने या डिस्प्ले करने के नाम से नहीं होता है। ये इन्फेंट्री, नेवी, एयरफोर्स, स्पेस और साइबर कमांड्स को एक फ्रिक्शन फिल्ड, हेवीली कंटेस्टेड और केओटिक बैटलफील्ड्स में सीमलेसली इंटीग्रेट करने की ह्यूमन एबिलिटी पर निर्भर करता है। और इस प्रैक्टिकल इनएक्सपीरियंस को खुद पीएलए के स्ट्रेटजिस्ट और स्कॉलर्स ने ओपनली रिकॉग्नाइज किया है और अपनी मिलिट्री पब्लिकेशंस में इस क्रिटिकल कंडीशन को पीस डिजीज कहते हैं, जिसे मैंड्रिन यानी कि चाइना की ऑफिशियल लैंग्वेज में हैपिंगबिंग कहा जाता है। जब हम इस लैक ऑफ एक्चुअल फाइटिंग एक्सपीरियंस को एक हाइपोथेटिकल ताइवान इन्वेजन के सिनेरियो पर अप्लाई करते हैं तो रिस्क और भी मैसिवली मैग्नीफाई हो जाते हैं। असल में ताइवान पर इन्वेजन एक जॉइंट एम्फीबियस असॉल्ट होगा, जो हिस्टोरिकली मिलिट्री ऑपरेशंस में सबसे कॉम्प्लेक्स, सबसे ब्रूटल और सबसे रिस्की एंडेवर में से एक माना जा सकता है। इसका रीजन काफी सीधा है। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स, हेवी आर्मर और मैसिव लॉजिस्टिकल सप्लाईज को ताइवान स्ट्रेट के रफ और हाईली अनप्रेडिक्टेबल वाटर्स के पार करके ट्रांसपोर्ट करना और खुद में एक हरक्यूलियन टास्क मानी जाती है। उसके बाद इन्वेडिंग फोर्सेस को लैंडमाइन फिल्ड बीचेस पर लैंड करना पड़ेगा और फिर डीपली फोर्टिफाइड माउंटेनिश टेरेन और डेंसली पॉपुलेटेड अर्बन एरियाज में इंटेंस अर्बन कॉम्बैट फाइट करना होगा। ये पूरा ऑपरेशन एक अनप्रेसिडेंटेड लॉजिस्टिकल नाइटमेयर बन सकता है। ताइवान ने पिछले कई दशकों से डेलिबरेटली पॉर्क्यूपाइन स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया है, जिसका मतलब है कि आइलैंड को एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स और सी माइन से इतना हेवीली आर्म कर देना कि किसी भी इन्वेडिंग फोर्स के लिए ह्यूमन और इकोनॉमिक कॉस्ट प्रोहिबिटिवली हाई हो जाए। पर यहां एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि एक ऐसी मिलिट्री जिसके पास पिछले 45 साल से कोई रियल वॉर फाइटिंग एक्सपीरियंस नहीं है, वो सीधा मिलिट्री हिस्ट्री का सबसे डिफिकल्ट जॉइंट एम्फीबियस ऑपरेशन अटेम्प्ट करने से नेचुरली ही हिचकिचाएगी, क्योंकि इस तरह के हाईली वॉलेटाइल ऑपरेशंस में किसी भी छोटी सी मिसकैलकुलेशन या लॉजिस्टिकल फेलियर का नतीजा एक ह्यूमिलिएटिंग नेवल डिफीट हो सकता है, और एक ऐसी डिफीट जिसे चाइना की पॉलिटिकल लीडरशिप हिस्टोरिकली शायद सर्वाइव न कर पाए। इसके अलावा जब किसी मिलिट्री की रियल रेडीनेस को जज किया जाता है तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसे अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है, और वो है इंटरनल पॉलिटिकल डायनामिक्स और वहां होता हुआ करप्शन। पिछले कुछ सालों में चाइना के अंदर कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो इस प्रॉब्लम की तरफ इशारा करती हैं। चाइनीज लीडरशिप ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी के टॉप लीडरशिप लेवल पर अनप्रेसिडेंटेड पर्जेस कंडक्ट किए हैं। सबसे स्ट्राइकिंग डेवलपमेंट तब देखने को मिला जब सीएमसी यानी कि चाइनीज सेंट्रल मिलिट्री कमीशन को लगभग कंप्लीटली डिसमेंटल कर दिया। चाइनीज मिलिट्री की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है ये, और नॉर्मली सीएमसी में अराउंड 7 सीनियर मेंबर्स होते हैं जो मिलियंस ऑफ सोल्जर्स को कमांड करते हैं। लेकिन रीसेंट एंटी करप्शन क्रैकडाउन्स के बाद सिचुएशन ये हो गई है कि प्रैक्टिकली सिर्फ शी जिनपिंग और एक सीनियर जनरल ही एक्टिव लीडरशिप पोजीशन में बचे हैं। बाकी टॉप जनरल्स या तो इन्वेस्टिगेशन के पार्ट हैं, या उन पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, या रिमूव किए गए हैं, या फिर वे डिटेंशन में। और इस अपहीवल का स्केल इतना बड़ा है कि कई डिफेंस एनालिस्ट ने ओपनली कहा है कि पीएलए के सीनियर रैंक्स अब सीरियस टर्मोइल और लीडरशिप वॉइड का सामना कर रहे हैं। सीनियर कमांडर्स जैसे कि जांग युक्जिया और ज़ैन लियू ज़ेनली जैसे फिगर्स का रिमूवल स्पेशली सिग्निफिकेंट माना जा रहा है, क्योंकि जांग उन रेयर ऑफिसर्स में थे जिनके पास रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस था। उनके रिमूवल से मिलिट्री के स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर पर डायरेक्ट इंपैक्ट हो सकता है, और डेफिनेटली हो रहा होगा। इसके पीछे ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन करप्शन और सीरियस वायलेशंस ऑफ डिसिप्लिन एंड लॉ बताई गई है, लेकिन
इंटरनेशनल डिफेंस एनालिसिस और इंटेलिजेंस लीक्स ने रिपीटेडली इंडिकेट किया है कि करप्शन प्रॉब्लम डीपली सिस्टमैटिक थी। कुछ शॉकिंग एलिगेशंस भी सामने आए हैं, जैसे स्ट्रेटेजिक मिसाइल यूनिट्स में इक्विपमेंट मैनिपुलेशन, डिफेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोक्योरमेंट लेवल पर मैसिव फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज। अगर ऐसे इश्यूज ऑपरेशन लेवल पर एग्जिस्ट करते हैं तो नेचुरली वेपन सिस्टम्स की रिलायबिलिटी और रेडीनेस पर सीरियस डाउट्स खड़े होते हैं। यहाँ एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम भी सामने आती है। स्ट्रिक्टली अथॉरिटेरियन वन पार्टी सिस्टम में पॉलिटिकल लॉयल्टी को अक्सर टेक्निकल कॉम्पिटेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसका रिजल्ट ये होता है कि इंस्टीट्यूशंस ग्रेजुअली पॉलिटिसाइज्ड हो जाते हैं और करप्शन धीरे धीरे सिस्टम के अंदर रूट जमा कर लेता है। मिलिट्री जैसी हाईली टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के लिए यह सिचुएशन पर्टिकुलरली डेंजरस बन जाती है। इसका इम्प्लीकेशन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कोई भी सुप्रीम कमांडर, चाहे वो शी जिनपिंग ही क्यों ना हो, किसी मेजर एक्सटर्नल वॉर को कॉन्फिडेंटली इनिशिएट तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक उसे अपने कमांड स्ट्रक्चर, जनरल्स और वेपन सिस्टम्स की रिलायबिलिटी पर कंप्लीट ट्रस्ट या विश्वास ना हो। अगर बैटलफील्ड में फेलियर करप्टेड इक्विपमेंट या पॉलिटिकली अपॉइंटेड इनकॉम्पिटेंट कमांडर्स की वजह से हो जाए तो वो सिर्फ मिलिट्री डिफीट नहीं होती है, वो एक डायरेक्ट पॉलिटिकल डिजास्टर बन सकता है। हिस्ट्री में कई पावरफुल एम्पायर्स इसी कॉम्बिनेशन से कोलैप्स हुए हैं। इसी वजह से चाइना के अंदर इंटरनल हाउस क्लीनिंग, लॉयल्टी वेरिफिकेशन और स्ट्रिक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल एस्टैब्लिश करना अभी एक्सटर्नल वॉर से ज्यादा अर्जेंट प्रायोरिटी लग रही है। पीएलए के अंदर चल रही कंटिन्यूअस एंटी करप्शन ड्राइव्स भी इसी बात का इनडायरेक्ट प्रूफ है कि टॉप लीडरशिप खुद इस गैप को समझ रही है। एक तरफ आउटवर्ड प्रोजेक्शन ऑफ मिलिट्री पावर और दूसरी तरफ इंटरनल ऑपरेशनल वल्नरेबिलिटीज की रियलिटी है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर जब हम इन सभी फैक्ट्स और स्ट्रक्चरल रियलिटीज को एक साथ देखते हैं तो फियर ऑफ वॉर का एक्चुअल मीनिंग समझ में आता है। चाइना का वॉर से दूर रहना या संभल कर चलना वीकनेस नहीं बल्कि एक कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजिक चॉइस है। डेमोग्राफिक प्रेशर, ग्लोबल ट्रेड पर हैवी इकोनॉमिक डिपेंडेंसी और लिमिटेड रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस जैसे फैक्टर्स चाइना को किसी लार्ज स्केल वॉर के डिसीजन में नेचुरली सतर्क बनाते हैं। उनका अल्टीमेट गोल विदाउट फाइटिंग जीतना है, ठीक सुन जू के एंशिएंट और क्लासिक प्रिंसिपल्स के मुताबिक। इसीलिए चाइना की स्ट्रेटजी अक्सर बैटलफील्ड कन्फ्रंटेशन की बजाय पावर प्रोजेक्शन, साइकोलॉजिकल प्रेशर और ग्रे जोन टैक्टिक्स पर फोकस करती है। मिलिट्री ड्रिल्स, डिप्लोमेटिक प्रेशर और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस के थ्रू चाइना अपने जियोपॉलिटिकल गोल्स अचीव करना चाहता है, बिना उस अनप्रेडिक्टेबल रेड लाइन को क्रॉस किए जहां फुल स्केल वॉर उसकी इकोनॉमी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दोनों को रिस्क में डाल सकता है।